गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कंसेप्ट को। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, हम लोग प्लस टू क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और प्लस टू क्लास के सिलेबस से जो फर्स्ट यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है और उस फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कंसेप्ट को, कि कैसे हम बॉडीज को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो चार्जिंग बाय इंडक्शन रहेगा, यानी कि सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को। उससे पहले थोड़ा सा मेमोराइज करवा देते हैं आप लोगों को कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था क्या। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कनेक्टेड है और स्टैटिक्स कनेक्टेड है स्टेट ऑफ रेस्ट के साथ। फिर आप लोगों को बताया गया था डेफिनेशन, वहां पर वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल बॉडी या अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है किसी भी मटेरियल बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। और इसके आधार पर मटेरियल बॉडी दो क्लास में क्लासिफाई की गई, कुछ मटेरियल बॉडी जिनका लो वर्क फंक्शन रहेगा और कुछ मटेरियल बॉडी जिनका हाई वर्क फंक्शन होगा। कल की वीडियो के अनुसार मैंने जो एग्जांपल लिया था ग्लास रोड का और सिल्क क्लॉथ का लिया था। जब हमने ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ तो वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एनर्जी बनती है फ्रिक्शनल एनर्जी, विच विल बी इक्वल और ग्रेटर टू लो वर्क फंक्शन, एंड इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। और उस आधार पर हमने बोला था कि ग्लास रोड पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे है नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप एग्जांपल देखोगे, यहां एग्जांपल लिया गया है जब हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज को रब कर रहे हैं और ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ को हमने रब किया तो ग्लास रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे आता है नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में भी। ऐसा क्यों हो रहा है? वर्क फंक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। आज कुछ क्वेश्चंस हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से संबंधित, उन क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट। जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करेगी पॉजिटिव चार्ज को। क्या कंपल्सन है कि इंसुलेटिंग बॉडीज को सिर्फ चार्ज किया जा सकता है बाय फ्रिक्शन? तो अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन में आप लोग पढ़ रहे हो कि यहां हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज को ही लेते हैं और दो इंसुलेटिंग बॉडी जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को लिया है। जब हमने इनको रब किया तो हम देखेंगे ग्लास रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार आप लोग आंसर दे सकते हो, हाँ ये कंपलसरी है कि यस कि दो इंसुलेटिंग बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है बाय फ्रिक्शन। लेकिन यहां एक अधूरापन है। एक कंसेप्ट आएगा आपका, कंसेप्ट ये पोलराइजेशन के नाम से कंसेप्ट आएगा और पोलराइजेशन कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है जैसा कि आज हमारा सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले टॉपिक के अनुसार, बिल्कुल उस जैसा कंसेप्ट है। बस फर्क ये है पोलराइजेशन में हम इंसुलेटिंग बॉडीज को लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स को लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स को बाय इंडक्शन चार्ज करना पोलराइजेशन कहलाएगा। आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। तो इसलिए मैं इसमें आंसर डालूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस ऑफ ए बॉडी टू एज। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ। जैसा आप लोग कल के वीडियो में एग्जांपल देखोगे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा किस पे? क्लोरीन पे। द प्रोसेस ऑफ गिविंग चार्ज टू ए बॉडी नोन एज, चार्जिंग तो होता है, साथ में इसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर बनेगा डी आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी अगली स्लाइड पे आता हूं, जो कंसेप्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंसेप्ट।
तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो पता हो, हमें जो मालूम हो, वो पता हो किसके बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट पता हो। बात करता हूं मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, कल वाला एग्जांपल ही लेता हूं मैं, सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसकी कन्फिगरेशन कैसे फिल करता हूं मैं, 2, 8 और 1 से फिल करता हूं। हम देखेंगे कि यहाँ इसकी जो वैलेंस सेल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस सोडियम एटम को कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो वो एनर्जी अपना प्रभाव दिखाएगी सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन पे, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर होना पड़ेगा उस वैलेंस सेल को लीव करने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मजबूर होगा उस वैलेंस सेल को लीव करने के लिए, तो वो उस सोडियम मेटल पे कैसे मूव करना शुरू कर देगा, रैंडम मूव करना शुरू कर देगा, रैंडमली मूव करना शुरू कर देगा। और वो रैंडमली अगर मूव कर रहा है और एक लगभग 10⁵ इसका थर्मल 5 मीटर पर सेकेंड इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड या थर्मल स्पीड हम इसको बोलेंगे। लेकिन ये उस मेटल के सरफेस पे मूव कर रहा है। इट डज नॉट लीव द मेटल सरफेस, इट मूव्स ऑन द मेटल सरफेस। इसने मेटल के सरफेस पे मूव करना शुरू किया, अभी इसने मेटल के सरफेस को लीव नहीं किया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उस सोडियम मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये वो सोडियम मेटल और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, इस सोडियम मेटल पे इधर उधर रैंडमली अप डाउन और आगे पीछे कैसे मर्जी मूव कर रहा है। वो सरफेस पे रैंडमली मूव कर रहा है, उसने मेटल सरफेस को अभी फिलहाल लीव नहीं किया है। तो हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन एक कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर ये उस वर्क फंक्शन के कारण मेटल सरफेस को लीव कर दे तो उस टाइम पे उस मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो उस दौरान उस मेटल सरफेस को लीव करके जा चुका है। तो आप ये देखोगे ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं उन मेटल्स पे रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स लगभग थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड के साथ मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, बट दे डज नॉट गिव एनी चार्ज। अब वो कोई चार्ज नहीं दे रहे वहां पर, मतलब कि ये नहीं है कि उनका मूवमेंट, जैसे मान लो मैं इसको कवर अप कर देता हूं, ये मेटल थी मेरे पास और मैं ये कहता हूं कि यहां इस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज अंटिल, कब तक, जब तक आप इसको किसी दूसरे के प्रभाव में लेके नहीं आओगे। क्योंकि टॉपिक आपका आज का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है, और इंडक्शन का कंसेप्ट यही होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दूसरे के प्रभाव में आना। आप सपोज करो ये प्लास्टिक का रोड यहां था ही नहीं, जब ये प्लास्टिक का रोड यहां था ही नहीं, ये प्लास्टिक रोड अगर नहीं होता इधर, तो ये मेटल प्लेट आपका ऐसे कैसे रहता। इस मेटल प्लेट पे मैं कहता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मान लो, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि बताया गया आपको 10⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस मेटल प्लेट को नहीं दिया है, कोई चार्ज नहीं दे रहे, क्योंकि यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने मेटल सरफेस को लीव नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चार्ज दे देगा हमें। तो यहां इस कारण इस मेटल पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, यानी कि टोटल चार्ज की वैल्यू फिलहाल कितनी है, 0 है। जब टोटल चार्ज अगर 0 है तो टोटल करंट भी यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगभग हर मेटल पर रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी प्रकार का कोई टोटल चार्ज या टोटल करंट हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि मेटल सरफेस पे मैं चार्ज को प्रोवाइड करा दूं? तो मेरे लिए एक ऐसी फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पर
फर्स्ट और बिल्कुल आसान सा मेथड जो है वो है ये वाला मेथड जो आज हमने स्टडी करना है, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला कंसेप्ट जो हम स्टडी करेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जिसे हम आज यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे कि आप यहां डेफिनेशन देख रहे हो, व्हेन एन अनचार्ज मेटालिक प्लेट, ये अनचार्ज मेटालिक प्लेट थी, इज ब्रोट इन नियर कॉन्टेक्ट विद ए चार्ज बॉडी। मैं क्या किया, एक प्लास्टिक रोड है मेरे पास, उस प्लास्टिक रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वह क्या है, व्हेन एन अनचार्ज, इस मेटल प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने इसको कवर अप किया चार्ज को, ठीक है, और उस मेटल प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। आप देखोगे कि व्हेन एन चार्ज मेटालिक बॉडी इज ब्रोट इन नियर कॉन्टेक्ट विद ए चार्ज बॉडी। अब मैं इसको, इस अनचार्ज मेटालिक प्लेट को नजदीक लेके गया, किसके, एक प्लास्टिक रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आगे का प्रोसेस क्या कहता है, आगे का प्रोसेस कह रहा है, देन ड्यू टू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण इस पे कौन से इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये देख लीजिए, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं दो पार्ट में, एक ये पार्ट है इस मेटल प्लेट का, एक बचा हुआ निचले वाला पार्ट है। इस पार्ट पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इधर वाला पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल हो के इधर आगे, बचा किनका नंबर, अब इनका नंबर। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण किस तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। और वो तो, ये वाला जो पार्ट है वो तो एटम की डेफिनेशन को वैलिड कर रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाली डेफिनेशन को, बाय फोर्स बाय रिपल्सन। जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, एक नियरर पार्ट, नियरर एंड। नियरर एंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन नियरर एंड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया गया, किस कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, और उनको रिपेल कर दिया गया और वो किधर आ जाएंगे, इधर। तो आप देखोगे अब आगे इसमें जो ये वाला अपना नियर एंड है, इस नियर एंड के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर इधर आ जाते हैं। तो जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर कौन सा चार्ज छोड़ के आते हैं, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां आपको पता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, वहां किसकी संख्या बढ़ चुकी है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ चुकी है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहां इस एंड पे आ जाता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एंड पे आ जाता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो पार्ट है आपका वो नियर एंड था, ये वाला जो पार्ट है आपका वो है फर्दर एंड। फर्दर एंड के इलेक्ट्रॉन्स एटम की डेफिनेशन को वैलिड किए हुए हैं। अब जहां डिस्टेंस कम है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा। यहां माइनस और मेटल सरफेस पे इस पार्ट में कौन से पार्टिकल थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन स्ट्रॉन्ग है। उस स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के कारण क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रेजेंट थे वो आ जाते हैं कौन से एंड पे, अब फर्दर एंड पे। तो इलेक्ट्रॉन जहां से आया वहां पीछे क्या छोड़ के आया, अपने एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के आया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि नियर एंड पे क्या आया, अपोजिट चार्ज आया, और फर्दर एंड पे कैसा चार्ज आया, सेम चार्ज आया। ऐसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस। देखो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। When an uncharged metallic body is brought in near contact with a charged body, then due to force of interaction at its nearer end, opposite kind of charges. आप देख रहे फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण, यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, अपोजिट चार्ज। अपोजिट नेगेटिव का क्या है, पॉजिटिव है। और फार्दर एंड पे कैसा चार्ज है, सेम चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। Such type of process is known as electrostatic induction process। और ऐसा संभव हुआ है यहाँ मेटल वाले केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और यही इंडक्शन, ऐसा ही बिल्कुल सेम डेफिनेशन
अगर इंसुलेटिंग बॉडीज के केस में बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हम इंसुलेटिंग बॉडीज को बाय पोलराइजेशन भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमें, इलेक्ट्रिकली चार्ज इन द कंडक्टर आर redistributed if the electrically charged rod is near the metal plate, the electrical charge in the plate will be redistributed. But once the charged object is removed, thermal motion of the atoms in the metal will cause the charge to intermingle again, or now the body becomes uncharged. देखो मैं पिछली स्लाइड के अनुसार बता देता हूं। अगर मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज बॉडी थी, इसको हटा दूं, इसको मैंने नहीं हटाया, मतलब कि हटा देती हूं मैं, यहां से मैं इसको दूर ले गया इस मेटल प्लेट से, तो आप ये समझिए प्लस और माइनस का फिर से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, जिसके कारण फिर से इस मेटल पे कैसा चार्ज हो जाएगा, टोटल 0 चार्ज हो जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। ये फिर से कैसे काम करेगी, एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट की तरह काम करेगी। इस पे टोटल चार्ज फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस पे टोटल चार्ज ऐसी कंडीशन में 0 है, तो यही कारण है कि ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो मुझे अब इस केस में क्या करना है, परमानेंट चार्जिंग करना है, मतलब कि उस बॉडी को परमानेंट चार्ज करना है। भाई इंडक्शन वाले केस में उस बॉडी को क्या करना है, परमानेंट चार्ज करना है। तो मुझे क्या करना होगा, जैसे कि आपको डायग्राम सेकंड वाला दिखाया गया है, एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हमने। हम क्या करें, किसके नजदीक एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके गए, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने लिया है। यहां पर आप देखोगे इस एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि नेगेटिव का अपोजिट इधर आएगा, और दूसरे एंड पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं उस एंड की अर्थिंग कर देता हूं तो क्या होगा, वो चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चलेंगे, अर्थ में। अब आप क्या करो, भले ही उस नेगेटिव चार्ज रोड को इससे दूर हटा लीजिए, इस टोटल बॉडी पे अब चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या किया, बाय डूइंग अर्थिंग, बाय डूइंग ग्राउंडिंग, या अर्थिंग बोलेंगे हम इस प्रोसेस को। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग से मैंने क्या किया, इस अनचार्ज बॉडी को बाय इंडक्शन क्या किया, परमानेंट चार्ज किया। तो एक तरीका हमारे पास क्या है परमानेंट चार्जिंग का, अर्थिंग। हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं कि मैं वैसे अपनी तरफ से बता दूं, यहां स्लाइड में नहीं डाला मैंने। अब क्या किया जाए, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते, दोनों मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट ए। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपने पास ऑब्जेक्ट बी। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। देखो इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रख रहे हैं ताकि जो भी चार्ज आए वो डायरेक्ट अर्थ में ना जाए बाय कंडक्शन प्रोसेस। अब मैं क्या करता हूं, यहां एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आया और सपोज कर लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि इंडक्शन की डेफिनेशन के अनुसार आपने पढ़ा है कि नीरे एंड पे, अब ये ऑब्जेक्ट ए नीरे एंड है, यहां पर नीरे एंड पे आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फर्दर एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को पहले एक दूसरे के टच में थे, इनको दूर हटाएंगे, हम सेपरेशन करेंगे इनका। अब भले इसको दूर हटा दीजिए तो ऑब्जेक्ट ए पे टोटली चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो आपके ए एंड बी, इन पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से बाय सेपरेशन मेथड भी हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, परमानेंट चार्जिंग कर सकते हैं यानी कि। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है।
नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस. व्हेन एन अनचार्ज मेटालिक बॉडी इज डायरेक्टली टच्ड विद ए चार्ज बॉडी देन इट एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी. सिंपल डेफिनेशन है, आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, मान लो ये ऑब्जेक्ट चार्ज था, और इस चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली टच करा देता हूं किसके साथ, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ. तो आप देखोगे बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए यहाँ हाफ और यहाँ हाफ चार्ज आ जाएगा. मतलब अगर पहले 4 पॉजिटिव थे तो अब इसके बाद यहाँ 2 पॉजिटिव इसके पास आएंगे, 2 पॉजिटिव इसके पास आएंगे. ये इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ऐसा होगा. अब दिमाग में बात आती है कि क्या सच में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके चला गया यहाँ पर. तो देखो, ऐसे केस को समझने के लिए हमें समझना है पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने अभी क्या लिखा है कि यहाँ जो ट्रांसफर होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कैसे मैंने इस एग्जांपल को प्रूव किया कि यहाँ हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हुआ होगा. तो देखिए, आपके पास फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ आपने पॉजिटिव चार्ज डाला, और मैंने दूसरा कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लिया. ये अपने पास एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इस पे टोटल चार्ज फिलहाल 0 था टच करने से पहले. अब मैंने दोनों को डायरेक्टली टच कर दिया. आपको पता है इसके पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव कर सकते हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के केस में कौन से चार्ज पार्टिकल्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए यहां से 3 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस 3 पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज. तो यहाँ कितना बचेगा, 3 पॉजिटिव बचेगा. 3 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ भी कितना हो गया, 3 पॉजिटिव हो गया. तो ऐसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है. अब उस इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को लीव करके गया है. तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को लीव करेगा तो पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, कैटायन को छोड़ के जा रहा है. और कैटायन क्या, एक एटम है. एटम किस में है, मेटल में. मेटल क्या वहां पे सॉलिड है. तो कैसे मूव कर गया वो एटम वहां पर, वो कैटायन. तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इस हाफ पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने. तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर आए तो यहाँ 3 पॉजिटिव बचा और यहाँ भी 3 पॉजिटिव आ जाता है. अगर यहाँ होता नेगेटिव चार्ज और इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता. तो यहाँ एक नेगेटिव यहाँ बचता और एक नेगेटिव इधर आ जाएगा. तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाता है. तो ये अपना कंसेप्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंसेप्ट. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है, और जो भी आपको अभी पढ़ाया गया है उसके अनुसार ही हमें इन बातों को समझना होगा. तो फर्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, चार्जिंग ए बॉडी बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन इज प्रेफरेबल सिंस द सेम चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू चार्ज एनी नंबर ऑफ बॉडीज विदाउट लॉस ऑफ चार्ज. अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम पिछली स्लाइड से. यहां से समझेंगे. अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, फॉर एग्जांपल आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव. क्या नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या बराबर है, हम कहेंगे नहीं. अगर ये एल्यूमिनियम मेटल प्लेट होता और ये चार्ज ऑब्जेक्ट भी आपका एल्यूमिनियम मेटल प्लेट होता तो संभव था यहां 6 नेगेटिव यहां 6 पॉजिटिव संभव था. मतलब सेम ऑब्जेक्ट होता, मेटल मेटल होता तो ऐसा संभव था. लेकिन ऐसा संभव नहीं है. एक ऑब्जेक्ट मेटल है, दूसरा कुछ और ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लास्टिक रोड मैंने लिया है, और जितना यहाँ नेगेटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव हो और उतना यहाँ नेगेटिव हो, ऐसा चांस नहीं है. अब इस बात को समझते हैं हम अगले स्लाइड्स में, जो आपका सेकंड पॉइंट है उससे. इफ क्यू बी द इंड्यूसिंग चार्ज देन चार्ज इंड्यूस्ड क्यू डैश ऑन ए बॉडी हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is given by. If Q be the inducing charge, the charge induced
q dash on a body having डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज गिवन बाय। अब देखो इस बात का मतलब समझना आपको, मैं यहीं पे समझा देता हूं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने k लिया है, और एक ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्ज बॉडी है आपके पास, इस पे एक्स वाई जेड आप मान लिया, मान लो मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया है। तो इसमें आप देख रहे हो एक चार्ज बोला गया है इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्ज है। द चार्ज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन इज नोन एज इंड्यूसिंग चार्ज। तो आप देखोगे ये वाला चार्ज इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ये चार्ज, तो दिस चार्ज इज कॉल्ड एज ए इंड्यूसिंग चार्ज। और आपको पता चला कि बाय इंडक्शन क्या होगा, यहां आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और जो ये बाय इंडक्शन या आफ्टर इंडक्शन जो चार्ज आता है इस ऑब्जेक्ट पे, ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको बोल रहे हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज। यानी कि इंडक्शन के रिजल्ट के बाद जो उस अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आया वो कहलाता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज को लिखा गया है क्यू डैश से, और इंड्यूसिंग चार्ज को लिखा गया है क्यू से। फॉर्मूला क्या कह रहा है, जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश है वो इक्वल है माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, और k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रेशो होता है दो परमिटिविटी का, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, ये आगे आएगा आप लोगों का। तो इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले के अनुसार अगर मैं ध्यान से देखूं, k की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1, k की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1, हमेशा 1 से ज्यादा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के केस में 1 है। बाकी जो भी मटेरियल बच गए एयर के अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा जो भी मटेरियल बचेगा आपका, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर इस फॉर्मूले के इस वाले रिजल्ट पे मैं बात करूं तो ये रिजल्ट किससे कम होगा, 1 से कम होगा, 1 माइनस 1 बाई के, यानी कि 1 में से समथिंग लेस है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपका ये इंड्यूस चार्ज है क्यू डैश, या तो चांसेस हो सकते हैं लेस देन होगा किससे, क्यू से, या फिर इक्वल के चांस है। मैंने लेस देन वाला चांस तो आप लोगों को बता दिया कि अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई के का रिजल्ट 1 से कम होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज कम हो जाएगा किससे, इंड्यूसिंग चार्ज से। और यहां माइनस का साइन क्या बता रहा है, क्योंकि आप जो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज है यहां पर एक अनबाउंड चार्ज है, मतलब माइनस और माइनस में रिपल्सन है, इसको बोलता हूं मैं अनबाउंड चार्ज। और प्लस और माइनस में क्या है, अट्रैक्शन है। ये वाला चार्ज यहाँ पर क्या है, बाउंड चार्ज। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था, अर्थिंग करवाई थी मैंने, फार्दर एंड की अर्थिंग करवाई थी मैंने, नियर एंड पे जो चार्ज था उसकी अर्थिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि हमारे लिए न्यूट्रलाइज कराना आसान होगा कौन से चार्ज को, अनबाउंड चार्ज को। अनबाउंड इंड्यूस्ड चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना हमारे लिए आसान है, तो ये चार्ज मैं जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करवा सकता हूं इन कंपैरिजन टू दिस बाउंड चार्ज। तो इसका मतलब अगर इस पे यहां माइनस है तो इधर क्या देखूंगा मैं, पॉजिटिव देखूंगा। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस है तो ये प्लस है, पॉजिटिव हुआ ना एक दूसरे के, इसलिए माइनस का साइन आता है। बाकी ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में आता है, वहां से ये फॉर्मूला हमने यहां उठा के लिखा गया है, बस फिलहाल आपको समझाना है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज है वो कम होगा किससे, इंड्यूसिंग चार्ज से, अगर k की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब कहते हैं हम लोग,
अगर ये भी मेटल प्लेट है और ये भी मेटल प्लेट है, मेटल के केस में K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। हम क्या लिखेंगे, मेटल के केस में K की वैल्यू होगी कितनी, इनफाइनाइट। अगर दो मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लिए जाएं, मान लो ऑब्जेक्ट ए भी आपके पास क्या था, मेटल था, ऑब्जेक्ट बी भी आपके पास क्या था, मेटल था। ऑब्जेक्ट ए पे चार्ज था, बी पे कोई चार्ज नहीं था, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा था, तो आप क्या देखोगे, अब इंड्यूस चार्ज क्यू डैश इक्वल होगा इंड्यूसिंग चार्ज माइनस क्यू के बराबर। क्यों ऐसा था, क्योंकि आप देख रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स या कंडक्टर्स के केस में कितनी वैल्यू रखता है, इनफाइनाइट रखता है। और फॉर्मूले में आप जब K की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे 1/∞ हमारे पास होगा 0 के बराबर, तो इसलिए क्या बचेगा, क्यू डैश इक्वल बचेगा माइनस क्यू के। तो इसका मतलब साफ तौर पे ये है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट अगर दोनों मेटल है तो ये चांस पॉसिबल है। अगर ये मेटल है, ये तो मेटल लेना ही लेना है हमें, ये मेटल है और ये मेटल के अलावा कोई और सब्सटेंस है, आपका ग्लास रोड है, सिल्क क्लॉथ है, कोई और सब्सटेंस है, तो उस टाइम पे चांसेस क्या बनेंगे हमारे पास कि इंड्यूस चार्ज क्यू डैश लेस देन माइनस क्यू। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि क्यू डैश लेस देन इक्वल हो सकता है माइनस क्यू के, और मैं माइनस का साइन भी बता चुका हूं, क्यों माइनस का साइन हम यहां पर लेते हैं। नेक्स्ट है, ए चार्ज इन रेस्ट हैविंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट व्हाइल ए चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलोंग विद बोथ द फील्ड्स। आप कंसेप्ट पढ़ोगे, चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरह की क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगी, और वो अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। चार्जिंग ए रोड बाय रबिंग डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बट सिंपली ट्रांसफर और रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज इन ए मटेरियल। आपका जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, सॉरी ये चार्जिंग बाय रबिंग है, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करता है। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उसको बोला गया था वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हमें वहां पर, बस वो नाम दिया गया है उसको, बट उसने वहां पर क्या किया, सिर्फ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया है। तो आज का जो स्टूडेंट्स कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ये डेफिनेशन कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का और चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें स्कूल के ग्रुप में मैसेज डाल के बता सकते हो। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।